ये सुनने में काफी अजीब लगता है कि जो कंट्रीज अभी एक दूसरे के अस्तित्व को खत्म करने पर तुले हैं वो कभी एक दूसरे के जिगरी यार हुआ करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल की। ये कोई मामूली दोस्ती नहीं थी, बल्कि इन दोनों देशों के लीडर्स छुप छुप कर मिला करते थे और गिफ्ट भी शेयर होते थे और सीक्रेट एग्रीमेंट भी साइन करते थे। यहाँ तक कि इन दोनों की दोस्ती की मिसाल भी दी जाती थी। खैर, बातें तो बहुत सारी है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आज एतराज उठाया जा रहा है वो इजराइल और अमेरिका ने ही ईरान को गिफ्ट किया था। लेकिन आखिर कैसे, ये भी जानेंगे और साथ में जानेंगे ईरान और इजराइल की दोस्ती किस मोड़ पर हुई थी, कौन कौन इस दोस्ती से जलता था, आयतुल्ला की रिजीम ने इजराइल से ही वेपन्स क्यों लिए थे और आखिर वो कौन सा पॉइंट था जब ये गहरी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इस दोस्ती की जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जब मिडल ईस्ट बिल्कुल इस तरह दिखता था। यहाँ पहले ऑटोमन एम्पायर यानी उस्मानिया का राज था, जो 1922 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खत्म हो गया। अब यहाँ ब्रिटेन का राज था और अरब नेशनलिज्म धीरे धीरे बढ़ रहा था। अरब अभी ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत से आजाद हुए थे और वो अपना अलग मुल्क बनाना चाहते थे। वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर के हारने की एक वजह ये भी थी कि अरब ने अंदर ही अंदर ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, इस वादे पर कि आजादी के बाद उनको अपना अलग मुल्क बनाने दिया जाएगा। लेकिन इस इलाके में ब्रिटिशर्स और अरब के अलावा एक और ताकत बची थी जिनको अरब नेशनलिज्म से काफी मसला था, और वो था ईरान। उस वक्त ईरान एक पावरफुल मुल्क था और यहाँ के लोग अरब को कमतर समझते थे। ईरान के शाह को लगता था कि अगर अरब मुल्क सारे एक हो गए तो वो ईरान के लिए खतरा बन सकते हैं। एक तो पर्शियन गल्फ में ईरान का होल्ड डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अरब ने पहले से ही इसको पर्शियन के बजाय अरेबियन गल्फ कहना शुरू कर दिया था। और दूसरा, ईरान में मेजोरिटी शिया मुस्लिम थे और अरब सुन्नी मुस्लिम है। भले ये दोनों मुसलमान हैं, लेकिन हिस्ट्री में देखा जाए तो इन दोनों के बीच एक खामोश मुकाबला हमेशा देखने को मिलता है कि इस्लाम को रिप्रेजेंट कौन करेगा। शाह ऑफ ईरान मोहम्मद रजा पहलवी को डर था कि सुन्नी मुस्लिम का इन्फ्लुएंस कहीं बढ़कर ईरान तक न पहुंच जाए और उनसे उनका तख्त न छीन लिया जाए। पर कौन जानता था कि मिडिल ईस्ट में अकेले पड़ जाने वाले ईरान को एक जबरदस्त दोस्त मिलने वाला है। साल आता है 1948, वो साल जब यूनाइटेड नेशंस के ऐलान के बाद जूस के मुल्क इजराइल का जन्म हुआ। इजराइल के बनते ही पड़ोसी अरब मुल्कों को लगा कि ये फिलिस्तीनियों के साथ जाती हुई है, तो उन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया। ये जंग जहां इजराइल के अस्तित्व का खतरा बनी, वहीं ईरान के शाह के लिए अरब से छुटकारा पाने के लिए एक रास्ता भी बन बैठी। हकीकत में अगर देखा जाए तो ईरान को स्टेट ऑफ इजराइल से उतनी दिक्कत नहीं थी जितनी अरब मुल्कों के बढ़ते हुए असर से थी। यानी जब अरब फिलिस्तीन के हक के लिए इजराइल से लड़ रहे थे, तब ईरान का झुकाव इजराइल की तरफ था। दूसरी तरफ इजराइल भी ये महसूस करने लगा कि उसे दुश्मन पड़ोसियों के बीच नॉन अरब दोस्तों की जरूरत है। इसी के चलते इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियोन ने एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाई जिसे पेरिफेरल डॉक्ट्रिन कहा जाता है। उनका कहना था कि क्योंकि इजराइल एक छोटी सी स्टेट है जो चारों तरफ अरब मुल्कों से घिरी हुई है, तो हमें अपने दुश्मनों के पड़ोसियों से दोस्ती करनी चाहिए। और इस मैप पर अरब का सबसे बड़ा और सबसे अहम पड़ोसी था ईरान। यही वो इजरायली पॉलिसी थी जिसने ईरान और इजराइल के बीच दोस्ती की पहली बुनियाद रखी। बेन गुरियोन की इस पॉलिसी का सबसे पहला बड़ा नतीजा 1950 में सामने आया। टर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम मेजोरिटी मुल्क था जिसने इजराइल को डी फैक्टो के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। ईरान ने स्विट्जरलैंड की सरकार के जरिए इजराइल को एक फॉर्मल लेटर भेजकर न सिर्फ उन्हें एक्सेप्ट किया, बल्कि दोस्ती की पेशकश भी की। यह ऑफिशियल दे जुरी रिकॉग्निशन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खुफिया एग्रीमेंट था जिसका सबको मालूम था, यानी ओपन सीक्रेट। दुनिया को लगता था कि ईरान इजराइल को नहीं मानता, मगर हकीकत में शाह ऑफ ईरान ने इजराइल के मिशन को तेहरान में खोलने की इजाजत दे दी। तेहरान में इजराइल का एक बहुत बड़ा ऑफिस खोला गया जो बिल्कुल किसी एम्बेसी की तरह काम करता था, मगर उसके बाहर ना इजराइल का झंडा था और ना एम्बेसी का वर्ड लिखा था। लोग जानते थे कि ये इजराइल का मिशन है, मगर ऑफिशियल तौर पर उसे इजरायली ट्रेड ऑफिस भी कहा जाता था और कभी कभार कुछ और भी कहा जाता था। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे का कितना और किस किस मौके पर साथ दिया, ये जानने से पहले समझते हैं आखिर शाह ऑफ ईरान ने एक मुस्लिम मुल्क होते हुए भी इजराइल का साथ क्यों दिया। इसके पीछे 3 बड़े रीजन थे। सबसे पहला, शाह अपनी राजतंत्र को मजबूत करना चाहते थे और ईरान को एक मॉडर्न पावरफुल इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस की जरूरत थी जो कि इजराइल दे सकता था। दूसरा, ईरान के शाह को इजिप्ट के जमाल अब्दुल नासिर से काफी डर लगता था, जो अरब नेशनलिज्म का परचम लहरा रहे थे। शाह को लगा कि उनका अगला निशाना ईरान हो सकता है, इस डर से उन्हें इजराइल की तरफ झुकने पर मजबूर कर दिया। पर सबसे अहम वजह थी शाह और ईरान का अमेरिका के बहुत करीब होना। 1953 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोसादेक ने शाह की पावर को कम करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने ही CIA के जरिए शाह की मदद की और उनके तख्त को बचा लिया। इस वाक़े के बाद वो एक तरह से अमेरिका के एहसानमंद थे।
और उनकी कोई बात नहीं टालना चाहते थे। अमेरिका भी यही चाहता था कि ईरान और इजराइल आपस में दोस्त बनकर रहे। शाह को अपनी जनता से इतना डर था कि उन्होंने एक खुफिया पुलिस भी बनाई जिसका नाम सावक रखा गया। इस पुलिस का काम उन लोगों को पकड़ना या खत्म करना था जो शाह के खिलाफ बोलते थे। मोसाद ने ही सावक को ट्रेनिंग दी कि लोगों पर कैसे नजर रखनी है और इंटरोगेशन कैसे करनी है। सावक और मोसाद के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग रूटीन का काम हुआ करता था। ये दोनों एजेंसीज मिलकर कम्युनिज्म और अरब मिलिटेंट ग्रुप्स को टारगेट करती थी। ना सिर्फ इतना ही कि बल्कि ईरानियन एयरफोर्स के पायलट को इजराइल में ट्रेनिंग भी मिलती थी। इजराइल ने ईरान को एडवांस वेपन्स और टेक्नोलॉजी भेजी जो उस वक्त अरब दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। और दोनों कंट्रीज ने मिलकर मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम भी किया और न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी पर रिसर्च के एग्रीमेंट्स भी किए। ईरान का वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसके पीछे आज अमेरिका और इजराइल हाथ धोकर पड़े हैं, ये असल में उनकी मदद से ही शुरू करवाया गया था। 1957 में अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर ने एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम था एटम्स फॉर पीस। इसका मकसद दुनिया भर में अमेरिकन अलाइज को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना था ताकि वो सस्ती बिजली पैदा कर सके। अमेरिका ने ईरान को पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर 1967 में दिया जो तेहरान यूनिवर्सिटी में लगाया गया था। मजे की बात तो यह है कि उस वक्त इजराइल ने ही ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ट्रेनिंग भी दी थी जिनको आज चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। ईरान और इजराइल की दोस्ती सिर्फ मिलिट्री अलायंस पर डिपेंड नहीं करती थी बल्कि इकोनॉमी इस दोस्ती का सबसे मजबूत हिस्सा थी। जहाँ पे एक तरफ इजराइल को तेल की जरूरत थी और अरब मुल्कों ने उन्हें तेल देने से बायकॉट किया हुआ था, और ईरान जो कि इजराइल का दोस्त था उसके पास तेल तो बहुत था लेकिन वो तेल इजराइल तक पहुंचाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं था। अगर तेल के कंटेनर पर्शियन गल्फ से रेड सी और फिर सुएज कैनाल से गुजरकर इजराइल जाने की कोशिश करते तो यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि सुएज कैनाल इजिप्ट के कंट्रोल में था जो कि अरब के साथ खड़ा था और इजिप्ट किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देता। और अगर जमीनी रास्ता देखा जाए तो ईरान और इजराइल के बीच इराक, सीरिया और जॉर्डन आते हैं और ये भी अरब मुल्क थे, यानी ईरान से इजराइल तक तेल पहुंचाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। पर इस दोस्ती का हक अदा करने के लिए खास एक पाइपलाइन बिछाई गई। यहाँ देखिए इजराइल का एक पोर्ट गल्फ ऑफ अकाबा पर मौजूद है जिसे एलात कहा जाता है। यहाँ से पाइपलाइन शुरू होकर इजराइल के एश्केलोन पोर्ट तक जाती थी और उस प्रोजेक्ट को एलात एश्केलोन पाइपलाइन का नाम दिया गया। ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि ईरान ऑयल टैंकर खर्ग आइलैंड से निकलकर रेड सी में जाए, वहां से सुएज कैनाल को बाईपास करके गल्फ ऑफ अकाबा और फिर इजराइल के पोर्ट एलात पर टैंकर्स खाली कर दे। इस सीक्रेट पाइपलाइन से जहां इजराइल को तेल मिल गया वहीं ईरान को अपना तेल यूरोप तक बेचने का मौका भी मिल गया, क्योंकि इजराइल का एश्केलोन पोर्ट मेडिटेरियन सी पर है जहां से तेल यूरोप तक पहुंचने में सुएज कैनाल जैसी कोई रुकावट नहीं है। ये सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं थी बल्कि ईरान और इजराइल का भाईचारा था। इसमें 50% हिस्सा ईरान का था और 50% इजराइल का। दोनों ने मिलकर पैसा लगाया ताकि अरब मुल्कों की ऑयल मोनोपोली को चोट पहुंचाई जा सके। ये दोस्ती इतनी पक्की थी कि शाह ऑफ ईरान और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेन गुरियन की मुलाकातें छुप छुप कर हुआ करती थी। बेन गुरियन जब तेहरान एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उनको वीक लगी होती थी ताकि मीडिया की नजरों से बचकर निकल सके। 1979 में तेहरान और इजराइल का ट्रेड मिशन जो असल में एम्बेसी थी और वो बिल्कुल एक्टिव थी। वहाँ इजरायली इंजीनियर, डॉक्टर और मिलिट्री एडवाइजर्स भी मौजूद होते थे। इजराइल ने ईरान के किसानों को मॉडर्न इरिगेशन और टेक्नोलॉजी भी सिखाई और दोनों मुल्कों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी चलती थी और ये दौर दोनों मुल्कों की फ्रेंडशिप का गोल्डन एरा माना जाता था। इसी दौर में शाह ऑफ ईरान ने दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बड़ी बर्थडे पार्टी रखी। 26 अक्टूबर 1971 ये शाह की 52nd बर्थडे और पर्शियन एम्पायर की 2500 ईयर्स एनिवर्सरी का दिन था। इस पार्टी के लिए रेगिस्तान में एक पूरी मिनी सिटी बसाई गई। एक खास रनवे भी बनाया गया जिस पर उस दौर में $100 मिलियन से ज्यादा खर्च हुआ था। इसमें दुनिया भर से राजा, रानियां, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स बुलवाए गए थे। पेरिस के मशहूर मैक्सिम रेस्टोरेंट से प्राइवेट जहाजों के जरिए खाना मंगवाया गया। इस पार्टी में इजरायली प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया ताकि ये दोस्ती सीक्रेट ही रहे। हालांकि इजरायली लीडर स्टेज पर नहीं थे लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने शाह की सिक्योरिटी के टीम के साथ मिलकर इस पार्टी की सेफ्टी का सारा प्लान बनाया ताकि कोई हमला ना हो सके। पार्टी में इजरायली प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट ना करने के बावजूद दोनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले कुछ सालों तक ये दोस्ती ऐसे ही चलती रही लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया जब ईरान और इजराइल की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। 1979 के रेवोल्यूशन में आयतुल्लाह खुमैनी ने शाह ऑफ ईरान का तख्ता पलट कर दिया और ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। खुमैनी ने आते साथ ही ऐलान किया कि इजराइल इस्लाम का दुश्मन और शाह एक गद्दार था। कुछ हफ्तों बाद इजराइल के ट्रेड मिशन पर हमला करके वहां फलस्तीन का झंडा लहरा दिया गया। उसी दिन फलस्तीनी रहनुमा यासिर अराफात तेहरान पहुंचे और खुमैनी ने ऐलान किया कि अब ये इजरायली नहीं बल्कि फिलिस्तीन की एम्बेसी है। ये वो लम्हा था जब ईरान इजराइल की दोस्ती कहानी खत्म तो हो गई लेकिन फिलहाल समाप्त नहीं हुई। इस्लामी इंकलाब के बाद कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है।
1 साल बाद जब ईरान और इराक की जंग शुरू हुई तो इस मौके पर ईरान को हथियारों की सख्त जरूरत पड़ी और तब एक बार फिर जरूरत ने उन दोनों को दोबारा मिला दिया और इजराइल ने भी इस मौके पर ईरान की मदद की और खुफिया तौर पर उन्हें वेपन सप्लाई किए। खोमेनी के राज में चलने वाली ये जंग 8 सालों तक चलती रही और वेपन्स इजराइल से आते रहे। इसमें इजराइल का फायदा ये था कि वो ईरान को वेपन सप्लाई करके अपने पड़ोसी अरब मुल्क इराक को कमजोर करना चाहता था। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने भी पुराने शाह की सारी चीजें खत्म कर दी, जैसे सावक पुलिस, ऑयल पाइपलाइन और इजरायली ट्रेड मिशन भी। अरे एक चीज जो ईरान को इजराइल और अमेरिका ने गिफ्ट की थी वो खोमेनी ने दोबारा खोल दी और वो था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। 1990 में जब ईरान और इराक की जंग खत्म हुई तो इजराइल ने महसूस किया कि अब खतरा इराक नहीं बल्कि ईरान का वो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो अब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी के हाथों में पड़ चुका है। और इसी दौर से इन दोनों के बीच शैडो वॉर शुरू हुई, जिसको लेकर आज तक युद्ध हो रहे हैं। और ये वही पॉइंट था जब ईरान इजराइल की दोस्ती पूरी तरह दफन हो गई। तब से दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। दोस्तों ये थी कहानी ईरान और इजराइल की दुश्मनी की। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।